ओके, देखो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्ट्रेस जो है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बीमारी के उसमें, और कोई भी प्रोग्राम्स, कोई भी डाइट फैक्टर्स, कोई भी वर्कआउट प्लान्स इसको फॉलो अप नहीं करते। बिकॉज इस पे काम करना, इस पे ध्यान देना, ये बड़ा थ्योरेटिकल माना जाता है, लोग समझते भी नहीं। आज की आप देख रहे हो, इस सेशन में भी कम लोग आए हैं क्योंकि इस फैक्टर पे ध्यान नहीं देते। जस्ट बोल देते हैं ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, मैं ओवर थिंक करता हूँ, मुझे बहुत सारे डर हैं फ्यूचर को लेकर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बात करके ख़त्म। पे काम करेंगे नहीं तब तक इसको ठीक नहीं कर सकते। और स्ट्रेस कैसे काम करता है बॉडी पे, अगर ये जानोगे तभी आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है ये बीमारियों को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा है ना हमारे वेदों में, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का ही फर्क है। तो चिंता जो है ना, चिता की तरह सजीव शरीर को भी जला देती है, जलाती रहती है धीरे धीरे। स्ट्रेस काइंड ऑफ स्लो पॉइजन। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ रिसर्च पेपर्स की। देखिए, ऑटो इम्यून डिजीजेज में बहुत एक बड़ी ये स्टडी हुई थी। इसमें रिस्पोंडेंट्स ने बोला 80% लोगों को, जब आप हम भी हिस्ट्री लेते हैं ना जब अभी क्लिनिक्स में, 80% लोगों को कोई ना कोई सिवियर स्ट्रेस आया होता है, उसके बाद ही उनके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज में। ऐसी कई स्टडीज पब्लिश हो चुकी है। इतना कि हाई 80 to 90% लोगों का रिस्पॉन्स यही रहता है। हार्ट हेल्थ के ऊपर अगर आप देखते हो, ये भी डिसरेगुलेट करती हैं बिकॉज ऑफ डाउनग्रेड। जो भी हम केमिकल्स बॉडी में सिक्रीट होते हैं स्ट्रेस से, वो हमारी बॉडी में एंडोथीलियल डैमेज करते हैं। एंडोथीलियल मीन्स आर्टेरियल डैमेज, उसी से बीपी होता है, उसी से हार्ट अटैक्स आते हैं, उससे ब्लॉकेज होती हैं, उससे एथेरोस्क्लेरोसिस होते हैं, उससे हमारी हार्ट और आर्टरीज की एजिंग फास्ट होती है। और वो होंगी तो हमारी सारी ऑर्गन्स, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होता है, चाहे आप किडनी ले लो, लिवर ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस कैसे काम करता है बॉडी पे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस के लिए क्या है कि ये दो एक्सिस हमारे पास बॉडी में है, लोकस कोरियस, नॉर एपिनेफ्रिन। लोकस कोरियस एक ब्रेन स्टेम में एक न्यूक्लियस है हमारे, मतलब एक छोटा सा हिस्सा है ब्रेन का। और ऐसे ही हाइपोथैलेमस, जिसको हम इमोशन सेंटर बोलते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, ये दो एक्सिस हैं जिसके थ्रू हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज बॉडी में आते हैं। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है बट इसको समझोगे तभी आप समझोगे। बेसिक बात क्या है, ये जितने केमिकल सेक्रीट हो रहे हैं ब्रेन से, नॉर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, ये स्टेरॉयड की तरह काम करता है कॉर्टिसोल, और ये बीपी बढ़ाने के लिए काम करता है। बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, बॉडी में पानी भरने लगता है, इन्फ्लामेशन होती है बॉडी में, किडनी डैमेज होता है, डाइजेशन स्लो होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। मतलब आप किसी भी ऑर्गन का नाम ले लो, हर तरफ ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है स्ट्रेस। कैसे करता है इसका लेखा जोखा इस स्लाइड में, अगर आप ये समझ लोगे तो साइंस ऑफ स्ट्रेस जिसको बोलते हैं समझ जाओगे। एचपी एक्सिस मैंने बात की, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, और लोकस कोरियस नॉर एपिनेफ्रिन एक्सिस, ये दो एक्सिस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस कम हो जाता है एचपी एक्सिस, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी स्टेरॉइड सेक्रेट होते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड डंप हमने उस दिन बात की थी अपने प्रैक्टिकल सेशन में। उसी तरह इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं बॉडी में, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज बढ़ती हैं। लोकस कोरियस रेनिन एंजियोटेंसिन एड्रेनलिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसी सिस्टम को रोकने के लिए ज़्यादातर बीपी की दवाइयाँ, अलग अलग लेवल पे ब्लॉकर्स होते हैं वो, एंजियोटेंसिन, एंटी एंजियोटेंसिन दवाइयाँ ये काम करती हैं, तभी ये बीपी को कंट्रोल करने वाली दवाइयों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये सब फैक्टर्स मिलके हमारे को एंडोथीलियल डैमेज यानी आर्टरीज में डैमेज करते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस देते हैं, और अल्टीमेटली वही नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो जाती है। फिर हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, ब्लॉकेजेस आती हैं, और फिर आके जाके हार्ट अटैक, स्ट्रोक और एंड ऑर्गन डैमेज का खतरा बढ़ता है। तो स्ट्रेस के ये, इस स्लाइड को अगर आप समझ ले तो साइंस ऑफ स्ट्रेस को समझ लोगे। अब साइंस को तो समझ लिया हमने, अब फैक्टर ये होता है कि ये स्ट्रेस आते कहाँ से हैं। कभी हमने इस तरह से सोचते नहीं है हम लोग कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग बस। मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ बाइक राइड्स पे, और इधर उधर काफ़ी दूर दराज की मोनेस्ट्रीज़ में गया हूँ मैं। हाईएस्ट मोनेस्ट्री जो इनहेबिटेड है स्पीति में, वहाँ पे भी तो कई मॉन्क से मिलते रहते हैं, छोटे से बड़े बच्चे भी उनके। वो लोग ये चीज़ें उन्होंने, जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी ये बोलती है कि तीन ही कारण हो सकते हैं स्ट्रेस के, क्रेविंग, क्लिंगिंग एंड ग्रास्पिंग। पहले तो हमारी डिज़ायर्स, हम क्रेव करते रहते हैं, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, आज जो है उसके अलावा वो मिल जाए। जैसे बोलते हैं ना लोग कि
ग्रैटिट्यूड नहीं है। ग्रैटिट्यूड जो आज है हमारे पास, उससे हम संतुष्ट नहीं है। अब उसके कई भी है, लेकिन ये बेसिक 3 पॉइंटर्स में आप सब कुछ डिफाइन कर सकते हो। तो पहले क्रेव करेंगे चीज़ को। फॉर एग्जांपल, एक मैं बीएमडब्ल्यू लेना चाहता हूँ, ये मैं क्रेव करता हूँ। जब आ जाएगी बीएमडब्ल्यू, फिर मैं डरूंगा उसको बाहर निकालने से, कहीं स्क्रैच ना लग जाए, ख़राब ना हो जाए, ठीक है। ये हो गई क्लिंगिंग। स्टेटस क्यों चाहते हैं हम लोग, जैसी चल रही है ज़िंदगी ऐसी चलती रहे, कंफर्ट जोन में रहे। फिर ग्रास्पिंग, अगर मुझे नहीं मिल पाएगी, मैं कुछ ना कुछ गलत तरीके से उसको ग्रास्प करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए स्ट्रेस लूँगा ताकि बीएमडब्ल्यू खरीद पाऊँ। तो ऐसे ही आप किसी भी स्ट्रेसर्स को मॉडिफाई करोगे, डिफाइन करोगे, ट्रिगरिंग पॉइंट्स को देखोगे, तो ये 3 में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बता दे, बुद्धिस्ट थिंकिंग ये बता देती है, बुद्धा कॉन्शियसनेस, क्रेविंग, क्लिंगिंग एंड ग्रास्पिंग। ओके। एंड इसकी और प्रैक्टिकल अप्रोच जो मैंने समझी है, मैं कहता हूँ 3 P's ऑफ स्ट्रेस: पीपल, प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम। ये तीनों में ही हम डिफाइन कर लेते हैं सब कुछ। हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब होते हैं क्योंकि हम फॉरगिवनेस नहीं सकते, कोई किसी ने कुछ बोल दिया हम बुरा मान जाते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं करते लोगों को जैसे वो हैं, इसी वजह से उनको चेंज करना चाहते हैं, तो उससे सामने वाला भी खुश नहीं रहता, हम भी खुश नहीं रहते। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अगर आपको ठीक रखने हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे ज़्यादा फैक्टर आई थिंक स्ट्रेस का यही होता है फैमिलीज़ में। तो फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन प्रोजेक्ट, हम हमेशा फ्यूचर के लिए सोचते रहते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। तो प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है कि हाँ वो काम मुझे करना है, फ्यूचर का सोच के। ये भी बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस देता रहता है। तो इसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़े, जो भी काम आपको करना है, जो प्रोजेक्ट, वो आज ही करिए। और थोड़ा रियलिस्टिक रहिए अपनी दिन की, अपनी, जैसे किसी दिन की कितनी आपकी, या किसी टाइमलाइन में आप कितना अचीव कर सकते हो, ये थोड़ा रियलिस्टिक गोल्स बनाने चाहिए। हम अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं और फिर वो पूरा नहीं कर पाते। देन कम्स प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स का देखो, बोलना आसान है, लेकिन प्रॉब्लम्स 2 तरीके से ही डिफाइन होती है। या तो वो होती हैं जिनका सॉल्यूशन होता है, या फिर वो होती है जिनका सॉल्यूशन नहीं होता है। 2 ही टाइप की प्रॉब्लम्स है दुनिया में। अब जिनका सॉल्यूशन है वो तो आप सॉल्यूशन कर ही लोगे, करके ख़त्म करो उसको, प्रोक्रेस्टिनेट ना करो। और जिनका सॉल्यूशन नहीं है, उसको आपको एक्सेप्ट करने में ही फ़ायदा है, उससे डिटैच होने में ही फ़ायदा है। आज नहीं कल यूनिवर्स शायद उसका सॉल्यूशन खुद ही दे देगा। ठीक है। एक तो ये हो गए। तीसरा, नेगेटिविटी। हम आसपास हमेशा नेगेटिव लोगों का, नेगेटिव चर्चा को सुनते रहते हैं, न्यूज़ को सुनते रहते हैं। पूरी दुनिया में वॉर चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कल क्या हो जाएगा, मार्केट गिर गई, शेयर मार्केट गिर गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, ये सब सोचते रहते हैं। सोशल मीडिया इसमें और इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम अपनी लाइफ को ना दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। मेरा दोस्त, अब सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, सबकी लाइफ की स्टोरी भी अलग अलग है, सबके घर में जहाँ वो पैदा हुए हैं, वो उनकी सिचुएशंस अलग अलग है। तो हम कंपैरिजन यहीं से शुरू होता है। तो इन चीज़ों से जितना दूर रहेंगे, न्यूज़ और सोशल मीडिया से, उतना सही रहेगा। ऑफकोर्स न्यूज़ हमें चाहिए, बट नेगेटिव न्यूज़ पे सारा दिन, सुबह सुबह उठते ही न्यूज़ सुन ली और उस पर ही सारा दिन खराब कर लिया, उसका कोई पॉइंट नहीं। एंड देन फियर। अभी मैं एक सीरीज़ देख रहा था, रियल इस्टेट पे बेस्ड थी। उसमें एक डायलॉग था कि ख्याली भूतों से घर में डरा ना होता, खुदा क्या जोर से जीता, खुदा मैं क्या चैन से मरता। तो फियर के अंदर अननेसेसरी फियर, जो हम शायद यूनिवर्स हमें दे भी ना, हम पहले से ही डरते रहते हैं। तो जैसे, और एक और बात भी है, एक बुक थी अबाउट, उसका नाम है सीक्रेट। वो बोलते हैं हाउ टू मैनिफेस्ट योर ब्रेन वेव्स। जैसे यूनिवर्स आपको मैनिफेस्टेशन देता है, आप जो सोचते हो ना, आप देखना यूनिवर्स ही वो आपको देता रहा। जब से मैं कैंसर पे पढ़ाई करने लगा हूँ, मेरे पास कैंसर केस ज़्यादा आने लग गए, मेरी कैपेबिलिटी ऑफ ट्रीटिंग कैंसर बढ़ रही है। तो यूनिवर्स वही देगा जो मैं उससे मांगूंगा। यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है हमारी जो भी सोच को, हम लोग ना। तो वही बात है कि अपने फियर्स पे हमें काम करना ज़रूरी है, और वो फेस करना ही पड़ेगा। जब तक वो फेस नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं फियर से, वो हमेशा सारी ज़िंदगी आपको एक लिमिटेड वे में जीते रहने देंगे। अब पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बुक्स छोटी छोटी देखो, वेदांत जो हमारा वेद है ना, वेदों से ही सब कुछ आया है। अब एक फैक्टर लेके, एक श्लोक पढ़ के कबीर जी का, लोग किताबें लिख देते हैं और रॉयल्टीज़ में करोड़ों कमा रहे हैं। जैसे ये सब वेदों में लिखा है। इकिगाई एक बुक आई थी, इतनी बिकी, इतनी बेस्ट सेलर हो गई। हमारे जापानीज़ लोग इसकी बात करते हैं, बट हम अपने ही वेदों को भूलते जा रहे हैं और इधर उधर छोटी छोटी बुक्स पढ़ते रहते हैं। सोर्स बुक्स को पढ़ेंगे ना, ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो मैं तो अथीस्ट हूँ, लेकिन साइंटिफिकली पढ़ता हूँ गीता, भगवद गीता और इनको। देखो, पर्पस ऑफ लाइफ जब तक नहीं होगा, आपके पास सुबह उठने का एक कारण नहीं होगा, आप एक्साइटमेंट से जी नहीं पाओगे सही से, और फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर आता रहता है। तो पर्पस क्या है? हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखें तो पर्पस होता है धर्म। धर्म का ये मतलब नहीं कि मंदिर जाओ पूजा करो, धर्म का मतलब है आपको जिस चीज़ के लिए, आपकी हायर कॉलिंग के लिए आपको पैदा किया है। जैसे आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, मुझे किया गया है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, जितना हो सके लोगों को ट्रीट करूँ, बीमारियों से बचाऊँ, ये मेरा पर्पस है और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। जब तक ये वन हमारा ये लाइफ का पर्पस हम पूरा नहीं करेंगे, स्ट्रेसफुल रहेंगे ही रहेंगे, एक्साइटमेंट के बिना ही जीते रहेंगे। देन अर्थ, ऑफ कोर्स हमें पैसा, मनी कमाना, प्रोस्पेरिटी तो चाहिए ना, आपको कुछ ना कुछ अपनी फैमिली को चलाने के लिए अर्थ चाहिए, तो इसको बोला है अर्थ। देन काम, रिप्रोडक्शन, डिज़ायर्स, सेक्सुअलिटी, इंजॉयमेंट, ये सब काम के फैक्टर्स हैं। इंजॉय नहीं करा लाइफ को तो फिर फ़ायदा क्या है ना। देन कम्स मोक्ष, एनलाइटमेंट, जो हम जिस पे हम आज काम कर रहे हैं, आगे जाके मैं बताऊंगा। एनलाइटमेंट, रियल पर्पस, अपनी रियल सेल्फ को समझना ही एनलाइटमेंट कहलाता है। अब ये भगवत गीता चैप्टर 1 में ये वर्स 20 देखेंगे तो ये बॉडी में कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है और इमोर्टल सेल्फ है, जो जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं। इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आगे और बताऊंगा डिटेल। देखिए, ये भगवत गीता की पिक्चर है। मैं बोला ना, हमारा यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम वो करते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं या हमारा ईगो ब्लॉक नहीं करता है, सबसे पहले हमारा ईगो एक ब्लॉक बनाता है जो एक्सेप्ट नहीं करने देता है यूनिवर्स हमें दे रहा है। आपको क्या लगता है, मुझे क्यों थॉट आए, किसी और को क्यों नहीं आ रही है थॉट? मेरी बैकग्राउंड ऐसी है कि मैं प्रिवेंशन पे काम करूं, चाहे होम्योपैथिकली करूं, चाहे एक्सरसाइज करूं, या कोई और है जिसका कुछ और पर्पस है लाइफ का, उसको कोई और थॉट्स आते हैं। तो ये थॉट्स हमें यूनिवर्स से ही आ रहे हैं, और ये कनेक्शन हमें बना के रखना पड़ेगा। जब तक ये कनेक्शन नहीं बनाएंगे तब तक ये ब्लॉक यहाँ रहेगा, तो हमें यूनिवर्स हमेशा यही देता रहेगा, नेगेटिविटी। ये वर्स है, इसीलिए देखिए कैसे इन्होंने, कितने अच्छे से इन्होंने हायरार्चिकली इसको बांट दिया। जड़ पदार्थ जिस पे हम डिज़ायर करते हैं, यानी कोई भी चीज़ जिसके लिए आपकी डिज़ायर है, उससे ऊपर इंद्रियां होती है, कर्म इंद्रियां। जो हमारा इंद्रियां, टच, टेस्ट, विजन, स्मेल, ये सब इंद्रियां हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये कुछ ना कुछ इसके जड़ पदार्थ पे काम करती है। जैसे नोज़ है, वो अच्छी स्मेल लेना चाहता है, जीभ है अच्छा टेस्ट लेना चाहती है। ये जड़ पदार्थ होते हैं इंद्रियों के काम, ठीक है। उसके बाद उससे हायरार्चिकली अगर ऊपर जाएं, प्रैक्टिकली समझे इसको, तो इंद्रियों से ऊपर होता है हमारा मन। मन ही तो कंट्रोल करता है। अब हमने आपको बोला मीठा मत खाओ, तो मीठा खाने का ही मन करता है ना। एक्सरसाइज नहीं करने का मन उल्टा चलता है। फिर मन को हम रोकते हैं बुद्धि से, मन के ऊपर आती है बुद्धि। इसको, इस हायरार्ची को समझोगे, अपने आप समझ जाओगे कैसे करना है। बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, और फिर बुद्धि से भी ऊपर सोल होती है, आत्मा होती है। आपको पता नहीं चल जाता मीठा खा के कि आज मैंने चीट मील ले लिया, गड़बड़ हो गई है। कहाँ से आई वो आवाज़, कहाँ से आती है? वो ये आत्मा भेजती है। तो अगर आप इस फोकस को इसी उसमें करोगे तो आप समझोगे। और क्या है, राग और द्वेष, हम लोगों के ना क्या कहते हैं, संस्कार, जो वर्ड है, संस्कार का ये मतलब नहीं जो आपको पेरेंट ने सिखाया। संस्कार, गीता बोलती है अनफुलफिल्ड डिजायर फ्रॉम पास्ट बर्थ, प्रीवियस बर्थ। जो आत्मा की रह गई ना अनफुलफिल्ड डिजायर, वो संस्कार बन जाते हैं। संस्कार से पैदा होते हैं राग और द्वेष, यानी डिजायर्स एंड एवर्जन्स। अब ये लोगों को लेके हो सकती है, फूड को लेके हो सकती है, जैसे मैंने बोला पीपल, प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम्स। तो इनमें से राग द्वेष जिससे आपको होगा, उसकी तरफ राग होगा तो आप जाओगे, द्वेष होगा तो उससे दूर हो जाओगे। अब यही हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं ज़्यादातर स्ट्रेस की। अब इस राग द्वेष को क्या मन पैदा करता है, तो मन के ऊपर क्या है, बुद्धि। हायरार्ची में देखिए, तो आपको बुद्धि से उसको कंट्रोल रोकना पड़ेगा। तभी यहाँ लिखा है 6 months ऑफ हार्डकोर फोकस। एक अभी रिसर्च आई थी, टेड टॉक भी है, मैंने यहाँ लिख के भी लगाया, अपने पढ़ाई जहाँ मैं करता हूँ, 18 मिनट 100 दिन अगर आप एक काम करते रहते हो प्रैक्टिस से, तो आप 95% लोगों से बेटर हो जाओगे उस काम में। अगर आपको गिटार सीखने सिर्फ 18 मिनट की प्रैक्टिस 100 दिन तक कर लो, आप 95% लोगों से अच्छा गिटार बजा लोगे। इसीलिए कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जो अब हम ये फैक्ट जो आपको बता रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली ये करते रहोगे, हमने ये प्रोग्राम ऐसे नहीं बनाया कि आप डिपेंडेंट हो जाओ। हमने प्रोग्राम इसलिए बनाया है, बिहेवियर चेंज हम ले आए हैं 3 महीने के बाद, ताकि आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहो।
100 दिन होता क्या है, 3 महीने, वही 3 महीने का प्रोग्राम है ये। तो 100 दिन अगर आप ये कर लोगे कंसिस्टेंटली, आप 95% से लोगों से ज़्यादा अच्छी हेल्थ में आ जाओगे, गारंटी लिख लो अभी। अब ये बैच फ्लावर थेरेपी हम यूज़ करते हैं होम्योपैथी में फॉर दीज साइकोलॉजिकल इलनेसेस। अब जो हमने पीछे ये पिक्चर देखी है भगवत गीता की, और ये पिक्चर में आपको रिलेशन देख रहे हो, ये तो 1932 की है, ये तो बहुत सदियों पुरानी भगवत गीता है। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये बंदा डिस्पोंडेंट हो गया, यानी ये सोचता है मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा, इसके मन में नेगेटिविटी आ गई, मे बी उसकी सराउंडिंग्स की वजह से, उसके आसपास जो लोग हैं उनकी वजह से, या किसी वजह से। तो ये एक इसने ब्लॉक बना लिया। ये अब यूनिवर्स तो इसको बोल रहा है कि कर, बट इसने एक ब्लॉक बना लिया, इसके ईगो आ गया बीच में, सेल्फ आ गई, जिसको ये आइडेंटिफाई कर रहा है। हम लोग ना आत्मा को भूल जाते हैं, हम लोग अपने शरीर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैं जयंत हूँ, मैं जयंत नहीं हूँ, जयंत तो आज है, 20-50 साल में मर जाएगा, तो फिर क्या बचा उसके अंदर, ये शरीर तो रह गया ना। इसके बाद एक सोल है, वो फिर यूनिवर्स से मिल जाएगी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चल जाएगी, फिर कुछ और होगा उसका। तो ये ब्लॉकेज हमारी सेल्फ की रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद सेल्फ ये करती है। अब जैसे हम दवाई देते हैं, लार्ज फ्लावर एसेंस है ये, हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, ये इस ब्लॉक को तोड़ देती है, ईगो को तोड़। बट अगर हम खुद भी समझे मेडिटेशन से और गलत आइडेंटिफाई ना करें अपनी सेल्फ से, तो हम ये ब्लॉक आने ही नहीं देंगे। फिर यूनिवर्स हमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज देता है, अनलिमिटेड। और इसी तरह कुछ मॉडर्न राइटर्स ने बात की, एडवर्ड बैच की मैंने आपको समझा दी इसमें। इसके अलावा डॉक्टर हैनेमन, जिन्होंने होम्योपैथी के फाउंडर हैं, उन्होंने बोला था हायर कॉलिंग, हमारी हायर कॉलिंग है फिजिशियन की, कि हम पेशेंट्स को एजुकेट करें और पेशेंट्स को ठीक करें, यही हमारी हायर कॉलिंग, और उनको प्रिवेंशन का समझाएं। चार्ल्स डार्विन सबने बोला, मैं हमेशा बोलता हूँ, द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एवोल्यूशन। आपका कल आपके आज से बेहतर होना चाहिए, बस। अगर ये आपका एम है ना, ये पर्पस है आपका लाइफ का, तो आप देखोगे जो भी आप काम कर रहे हो एक्साइटमेंट से ही करोगे, बिना स्ट्रेस के करोगे। देन इकिगाई के बारे में मैंने भी बताया, बुक है, ओकिनावन पीपल यूज़ करते हैं इसको, जापानीज, वो भी दुनिया के सबसे हेल्दी पीपल है ना। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अब कैसे हमने स्ट्रेस को करना है ठीक। अब हमने कारण समझ लिए, कैसे वो काम करता है बॉडी पे वो भी समझ लिए। अब हमने क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है स्ट्रेस को। अब हमारा जो नेक्स्ट फिजिकल सेशन होगा जब भी, उसमें डॉक्टर गरिमा और मैं, हम ब्रीदिंग टेक्निक, मेडिटेशन और ये योगा आसन्स की बात करेंगे। उसमें सूर्य नमस्कार भी हम सिखाएंगे। डॉक्टर गरिमा इज़ ए वेरी एविड प्रैक्टिशनर फॉर योगा। तो ये सारे आसन, तो योगा आसन है जो फिजिकल स्ट्रेस को हटा देते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना, ये कैटाकोलोमीन्स और केमिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करते हैं, इकट्ठे होते होते बॉडी में इन्फ्लामेशन और दर्दें पैदा कर देते हैं, स्टिफनेस पैदा कर देते हैं। तो अगर हम फिजिकल लेवल पे इन आसन को करते हैं, मसल्स पे स्ट्रेचेबिलिटी लाते हैं, जैसे उस दिन हमने फिजिकल सेशन में स्ट्रेचिंग भी, तो नींद अच्छी आती है, मैंने बोला था ना। वो इसीलिए आती है क्योंकि वो फिजिकली इन सेंसर्स को नेगेटिव इम्पैक्ट भेजता है, और ब्रेन के जो ये दो न्यूक्लियस इनको बोलता है कोई स्ट्रेस नहीं है, केमिकल्स कम रिलीज करो। एक तो ये हो गया। दूसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिस पे हमने ब्रीफ में बताया था, डिटेल में भी बताएंगे उस दिन जिस दिन फिजिकल सेशन होगा। और माइंडफुलनेस, जो माइंडफुलनेस है कि जब हमेशा हमारा मॉन्की माइंड, मैंने बोला मन को बुद्धि कंट्रोल करेगी, तो बुद्धि से हमने माइंड को, खाते वक्त हमारा ध्यान खाने पे होना चाहिए, जब आके खाओगे इजीली डाइजेस्ट होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होगा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पर्पस ऑफ लाइफ, माइंडफुलनेस, उसके बाद फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। और इधर यहाँ द स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, कोई नहीं। और फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो हमने बताएंगे ही आपको, उसके अलावा मेडिटेशन टेक्निक्स एंड दीज पोजेस जो योगा में हम करने वाले, ये सब हमने यूज़ करना है ड्यूरिंग प्रोग्राम। आज इसमें से कुछ डिस्कशंस होंगी, कुछ हम फिजिकल सेशन में डेमो के साथ करेंगे, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर पाए। एक्सरसाइज जिसके बारे में हम अभी तक 6 हफ्ते से बात कर ही रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट और अंडर यूटिलाइज एंटी डिप्रेसेंट तो यही है। रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, आप कर भी रहे हैं, हो सकता है आप में से कई फील कर भी रहे हो, ये आप लोगों के फीडबैक से मुझे पता चलेगा। आज से 6 हफ्ते पहले जो आपकी दिनचर्या थी या थिंकिंग पैटर्न था, और अब में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर आप महसूस कर रहे होगे। अगर नहीं किया तो एक बार सोचो इस बारे में, मेडिटेट करो। तो क्या करती है एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में, जैसे मैंने बोला, कैटाकोलोमीन्स निकलते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं, ऐसे ही एक्सरसाइज करने से एंटी कैटाकोलोमीन्स यानी एंडोर्फिन्स निकलते हैं, जो हमारी हार्ट हेल्थ को, ये जो स्ट्रेस के इफेक्ट बॉडी पर पड़ रहे हैं, इनको नेगेटिवली रोक देते हैं और पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को।
इसलिए एक्सरसाइज का सिर्फ ये नहीं कि फिजिकल हेल्थ है, आप एक्सरसाइज करोगे मेंटली भी आप हेल्दी रहोगे। अब ब्रेथ वर्क हम हैक कर सकते हैं अपने ब्रेन को। ये जो दो न्यूक्लियस है ना जो स्ट्रेस के केमिकल शुरू करते रहते हैं, इनको हम हैक कर सकते हैं। कैसे, अभी बताते हैं। ब्रेथ वर्क यूज करके हम अपने इमोशंस तक को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। एक तो डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी चाहिए हमें। बच्चा जब पैदा होता है, आपने देखा होगा छोटे इन्फेंट्स, उनका पेट बाहर आता है ब्रेथ कर, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमें सिखा दिया जाता है छाती से ब्रीथ करनी चाहिए, छाती चौड़ी होनी चाहिए। कहीं पे भी योगा में, वेदों में ये नहीं लिखा। वो लोग बोलते हैं सांस नाभि बाहर आनी चाहिए। तो एक तो ये गलत टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। जब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है और ज़्यादा ऑक्सीजनेशन मिलती है, और साथ साथ हमारे जो डीप ब्रीदिंग करने से जो लंग्स पे, हार्ट में सेंसर्स हैं, बैरो रिसेप्टर्स हैं और रिसेप्टर्स हैं, जो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि भाई कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से करो काम। तो हमने उस दिन टेक्निक बताई थी 4-2-4 ब्रीदिंग, ठीक है ना। विस्की ब्रीदिंग और कॉफ़ी ब्रीदिंग, ये तीनों हमने किए थे ना। तो सोने से पहले 4-2-8 ब्रीदिंग, इसमें 4 सेकंड में सांस लेना, 8 सेकंड में एक्सलेशन। वाटर ब्रीदिंग 4-2-4, 4 में इनहेलेशन, 2 सेकंड पॉज, 4 में एक्सलेशन। और नॉर्मल एडल्ट देखिए 12 से 16 बार सांस लेता है। ये करके हम जानबूझ के अपनी ब्रेथ रेट को कम करते हैं, 6 पे ले आते हैं। उससे होता क्या है, उससे क्या होता है, ये करने से ये हम जो पैरासिम्पथेटिक ब्रांच है इसको स्विच ऑन कर देते हैं और सिंपथेटिक ब्रांच को ऑफ कर देते हैं। क्योंकि यहाँ जो सेंसर है वेगस नर्व के थ्रू, इन जो मैंने लोकस कोरियस की बात की और हाइपोथैलेमस की बात की, इनको सिग्नल भेजता है भाई कोई स्ट्रेस नहीं है, ये बहुत स्लो सांस ले रहा है, इसको कोई जल्दी नहीं है। तो आपने जो केमिकल सेक्रीट करने हैं वो कम कर दो, ताकि इनकी हार्ट रेट अच्छी हो जाए, बीपी कम हो जाए। इसीलिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपनी हार्ट रेट और बीपी को 15 मिनट के अंदर कंट्रोल कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग दीज ब्रीदिंग टेक्निक्स। यही सक्सेस का कारण है प्राणायाम का। तो इससे आपकी सारी बॉडी फंक्शनिंग पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है, आपकी डाइजेशन इंप्रूव होती है, लिवर अच्छा बाइल सेक्रीट करता है, इस तरीके से काम, स्टमक की डाइजेशन इंप्रूव होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, आपकी थिंकिंग पावर क्लियर होती है, क्लैरिटी से आप सोचते हो। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक का बेनिफिट है और ये आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने अभी कुंभक थेरेपी के लिए भी एक वीडियो भेजा था कि कैसे अंडर वाटर जाके आप सांस रोक के धीरे धीरे रिलीज कर सकते हो। मैं जैसे प्रैक्टिस करता हूँ, आप लोग भी ये कर सकते हो। तो कुंभक थेरेपी का भी रोल इसी तरह है। तो ये बेनिफिट्स हैं, इसमें टेक्निकल चीज़ें बताने का कोई फ़ायदा नहीं। ये समझ लो कि हर एक ऑर्गन पे ब्रेथ वर्क का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब मेडिटेशन की बात करें, लोग बोलते हैं मेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। पीनियल ग्लैंड, यानी हम वेदों में बोलते हैं आज्ञा चक्र। पीनियल ग्लैंड एक ग्लैंड है, अगेन जैसे दो और सेंटर मैंने बताया था, पीनियल ग्लैंड भी एक सेंटर है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस के पास ही है ये क्या करता है, पीनियल ग्लैंड, एज के साथ कैल्सिफिकेशन होती है हम इसकी, बट इसकी कैल्सिफिकेशन और इसी से एजिंग इनडायरेक्टली रिलेटेड है। बहुत सारी अब रिसर्च हो रही है, आज्ञा चक्र पे काम करेंगे। इससे एक तो सर्कैडियन रिदम, यानी कब सोना है कब जागना है, क्योंकि ये मेलाटोनिन सेक्रेट करता है। और मेलाटोनिन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, क्योंकि ये ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट होता है, जो कि एक एंटी कैंसर एजेंट है। आजकल इसकी गोलियां और सप्लीमेंट्स भी बिकने लगे हैं। मेलाटोनिन तो बहुत लोग लेते हैं, नींद जिनको नहीं आती। तो वीक स्लीप और वेक साइकिल को पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ एज के साथ देखिए पीनियल ग्लैंड कैल्सीफाई होगा। अभी पीनियल ग्लैंड जब बच्चा होता है, न्यूबॉर्न, इतना बड़ा होता है, धीरे धीरे कैल्सिफिकेशन होकर लास्ट तक 70 साल तक बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इसलिए बुढ़ापे में नींद कम आती है, बोलते हैं ना लोग, स्ट्रेस ज़्यादा लेने लगते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, देखिए पीनियल ग्लैंड और हमारे यहाँ पे जिसको आप हार्ट चक्र बोलते, देख रहे हो वेदों का कितना साइंटिफिक बेंट ऑफ थॉट था, जिसको हम अब बस आ, वो कर रहे हैं, साइंटिफिकली समझ के आपको बता रहे हैं। तो पीनियल ग्लैंड ब्रेन से, और थाइमस यहाँ आज्ञा चक्र स्टर्नम के पीछे होता है ग्लैंड थाइमस, यहीं पे आपके सारे इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं। टी सेल्स जो नाम दिया है ना हमने, वो थाइमस से आया है। थाइमस ग्लैंड में आके आपके ब्लड सेल्स, जो स्पेशली टी सेल्स जो हैं, जो कैंसर्स को, वायरसेस को, बैक्टीरियाज को मारते हैं, वो यहाँ एक्टिवेट होता है। तो पीनियल ग्लैंड आपकी इम्यूनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चक्रा मेडिटेशन की बात हमने की ना, तो आज्ञा चक्र और हार्ट चक्र जिसको बोलते हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट है आप समझो इसको। तो रेगुलर एक्सरसाइज करके आप पीनियल ग्लैंड को, ये मेलाटोनिन की सेक्रीशन को ठीक कर सकते हो, ऐसे ही थाइमस के फैक्टर्स को कर सकते हो। एज बढ़े तब भी आप इनको ठीक कर सकते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करके, टाइम से सो के,
धूप में इंफ्रारेड रेज लेके भी पीनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। यानी कि आपको इसलिए वर्कआउट बाहर करना चाहिए, ज़रूर दिन में 15-20 मिनट तो धूप पड़नी चाहिए शरीर पे। इसीलिए तो पीनल ग्लैंड का क्या है, थर्ड चक्र, थर्ड आई चक्र बोलते हैं ना वेदों में इसको। इसका क्लैरिटी से, क्लैरिफिकेशन से, इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स से कनेक्शन जो मैंने बताया अभी, स्पिरिचुअल परसेप्शन, इन सब से थर्ड आई चक्रा का बहुत बड़ा रोल है। और ये थाइमुलिन यही थाइमस जो मैंने बोला हार्ट चक्र, ये सेक्रीट करता है थाइमुलिन। इससे आपकी इम्यूनिटी, और देखिए सभी हार्मोन्स, चाहे प्रोलैक्टिन हो जो पीसीओडी में होता है, वेट कम नहीं होता, आईजीएफ, थायराइड हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, एड्रीनल हार्मोन जो आपको एड्रीनल, ये जो नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हमने कॉर्टिसोल की बात की, एड्रीनल करता है सेक्रेट। तो थाइमस ग्लैंड पे अगर हम काम करें तो इतने सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। ये तो मेलाटोनिन जो सेक्रेट करा, देखिए कितने सारे उसके बेनिफिट्स, इम्यूनिटी, इन्फेक्शन से लड़ना, वैक्सीनेशन के इफेक्ट, ट्रांसप्लांटेशन, इम्यूनोसेनेसेंस का मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाना, ये सब में उसका, ये देखिए कितनी बीमारियों के नाम आप ले लो, रूमेटॉइड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टाइपेटिक, सिस्टमिक लिल्यूपस होता है, ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इन सब में पॉजिटिव इफेक्ट है मेलाटोनिन का। बट सिंथेटिकली लेने से उतना काम नहीं होता जितना नेचुरली प्रोड्यूस होने से होता है। अब मेलाटोनिन समझ लिया, पीनियल ग्लैंड समझ लिया, ये देखिए नॉक्टर्नल प्रोडक्शन, रात को जब आप पूरे अंधेरा करके सोते हो ना, तब मेलाटोनिन सेक्रेट होता है। और दूसरा, जब धूप पड़ती है आपके शरीर पे इंफ्रारेड रेस पे, तब ये सेक्रेट होता है। इसलिए आजकल इंफ्रारेड बल्ब्स भी आ गए हैं, लोग इंफ्रारेड लाइटिंग में सोते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये दोनों कनेक्ट जब होते हैं, थाइमस और ये, तो आप उतना ही हेल्दी रहोगे। अब इनको कैसे एजिंग का प्रिवेंट करना है, इसकी मेलाटोनिन और थाइमस दोनों की, एक तो हाई क्वालिटी स्लीप, नींद में सोना, आपका स्लीप हाइजीन बेटर होना चाहिए। दूसरा, ब्लू लाइट से बचिए, जो बार बार हम फ़ोन देखते रहते हैं, ब्लू लाइट सेक्रीट करता है। रात को सोने से पहले तो बिल्कुल गैजेट से दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो आप पीनल ग्लैंड जल्दी वो करेगा। और खाने में वही सारी चीज़ें जो डॉक्टर गरिमा ने आपकी डाइट में पहले से ही भर दी हैं, तो आप देखोगे सारे नट्स हैं, कोकोनट ऑयल है, हर्ब्स हैं, टेमरिंड है, बीट रूट है, ऑलमोस्ट वही सब चीज़ें जो आप ऑलरेडी स्मूदीज़ में और डाइट में, सैलड्स में ले रहे हो। दूसरा, एल्कलाइन फूड्स जो आप खा रहे हो, सारी फ्रूट बेस्ड, प्लांट बेस्ड डाइट, एल्कलाइन फूड आप लेते हो ना, वो। देन कम्स वाटर फैक्टर्स, ये आजकल जो आरओ वाटर आ गया और फ्लोरीन यूज़ होता है हमारे वाटर में, ये भी कैल्सीफाई करता है पीनेल ग्लैंड को। और योगा कैसे एक्टिवेट करता है ये अब समझेंगे। योगा क्या होता है, आपकी टंग जो हम रूफ पे टच करके सांस लेते हैं ना, उससे एक्टिवेट होता है। कई मुद्राएं हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, कई आसन हैं जो अभी आपको अगले प्रैक्टिकल सेशन में सिखाएंगे। और थर्ड आई पे फोकस करना, यानी विजुअलाइजेशन, जो आंख बंद करके मेडिटेट करके हम बोलते हैं ना, ध्यान यहाँ लगाओ सेंटर ऑफ द ग्लोबुला पे, यहाँ पे थर्ड आई पे, उससे भी एक्टिवेट होता है। ये इंपॉर्टेंस है मेडिटेशन की। पीनल ग्लैंड, ये मुद्रा जो ज्ञान मुद्रा की बात करें, ये मुद्रा में अगर आप करते हो तो इससे नॉलेज बढ़ती है, इसी से पीनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। तो एक तो ये त्राटक क्रिया, ये प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। ये बच्चों की लर्निंग पावर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद विजुअलाइजेशन करना आसान नहीं है। तो पहले विवेकानंद जी ने भी बोला, पहले हमें त्राटक क्रिया, यानी कोई एक लाइट पे फोकस कर लो आप, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे आप मोमबत्ती जला के करना चाहो, इस पे फोकस करके आप अपने ब्रेथ पे ध्यान देते हो, वही 4-2-4 ब्रीदिंग या इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे आपका फोकस होता है। ये त्राटक क्रिया, इससे फोकस बढ़ता है, इससे पीनल ग्लैंड भी एक्टिवेट होता है। दूसरा, चक्रा मेडिटेशन जो आपको बताते हैं, विब ग्योर का, आपने इमेजिन करना है कि एक गोल्डन बॉल नीचे से ऊपर मूव कर रही है आपकी बॉडी में, और जब जब जिस जिस चक्रा पे जा रही है वो वाली लाइट रेडिएट हो रही है आपके आसपास। तो इसमें स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्राउन चक्रा जिसकी अभी बात कर रहे हैं हम, और हार्ट चक्रा, ये आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए चक्रा मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है। ये विजुअलाइजेशन के जैसे बात की मैंने, ये ऑक्सफोर्ड वाले हमारे से नॉलेज लेके छापते हैं रिसर्च पेपर, देखो। तो विजुअलाइजेशन कैसे इंपॉर्टेंट है ये बताता हूँ। जो आप इमेजिन करोगे लाइट को, जो अब ये कर रहे हैं चक्रा में, इसको सब करना इतना आसान नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और कैंसर पेशेंट क्योंकि इतना डरा होता है तो वो तो करता ही नहीं। तो क्या है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक गेम डिज़ाइन किया उन्होंने, उसमें क्या है, जो जो प्रोटीन्स कैंसर सेल्स को चाहिए बढ़ने के लिए, उनके खिलाफ एंटी प्रोटीन्स बनाने की उन्होंने गेम डिज़ाइन की है। उसका नाम फोल्डिट है, आप वाइकिपीडिया पे देखोगे ऐसे नाम से, फोल्डिट नाम से आएगी।
वो क्या करते हैं, कैंसर पेशेंट को ये गेम खिलाते हैं और बोलते हैं अपना प्रोटीन खुद डिज़ाइन करो गेम खेल के। तो उन्होंने देखा है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, उनकी ट्यूमर ग्रोथ स्लो हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट है देखो विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस और मेडिटेशन सेम है, ये सिनोनिमस है। इसी तरह से और रिसर्च देखिए, डिजिटल गेम मैंने एक देखा था, एक कोलोन कैंसर केस पढ़ा है, उसकी डॉक्यूमेंट्री भी है। वीडियो गेम खेल के उसने अपने कोलोन कैंसर को ठीक कर लिया था। ये देखिए, ये कई रिसर्च पेपर। अब ब्लू लाइट की बात करूँगा, ये रात को जो हम ब्लू लाइट, कभी भी अलार्म की तरह फ़ोन को मत यूज़ करो, ये बार बार मेलाटोनिन की सेक्रीशन को रोकता है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है ब्रेन को, आपकी आइज़ को और बहुत सारे फंक्शन, कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। तो ये आपके सर्कैडियन रिदम को बिगाड़ देता है। तो आप एक पुरानी जो फिजिकल अलार्म क्लॉक थी ना, वो चाहे यूज़ करो, बट ये नहीं। खासकर सोने से 1-1.5 घंटा पहले तो फ़ोन ऑफ हो जाना चाहिए आप। तो इस तरह से फ़ोन से बचना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बिफोर। तो स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेलाटोनिन सेक्रेशन में आप हिंड्रेंस करोगे, स्लीप ठीक नहीं रखोगे, तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। अब ये मैं आपको स्पेशली सिखाऊंगा, क्योंकि देखो मैं आई कीप लर्निंग अबाउट फ्रॉम वेदास। ये बहुत कम लोगों ने मांडुक्य उपनिषद पढ़ा है या सुना है। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है मेडिटेशन में, ये मैं आपको बता देता हूँ। लोग हम डरते रहते हैं ना, समझते नहीं है लाइफ को अस्सी से। हनुमान जी ने राम जी से पूछा था कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मोक्ष चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो राम जी ने बोला था, तू मांडुक्य उपनिषद पढ़। मांडुक्य उपनिषद हमारे सभी वेदों में सबसे छोटा उपनिषद है, सिर्फ 12 श्लोक है इसमें। ठीक है। और मांडुक्य उपनिषद में इसको कम से कम 8-10 बार पढ़ चुका हूँ। इसको प्रैक्टिस करने से कैसे होता है आपको बताता हूँ। फिर हनुमान जी ने बोला अगर नहीं पढ़ पाऊँ तो राम जी ने बोला फिर तुझे 108 उपनिषद पढ़ने पड़े। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। स्ट्रेस से बचना है ना, तो मांडुक्य उपनिषद आपको प्रैक्टिकल वे में अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, अवेयरनेस में। जब तक इससे अवेयर नहीं रहोगे, आप नहीं कर पाओगे स्ट्रेस को दूर। अब मांडुक्य उपनिषद कहता क्या है, देखो कितना डीप साइंस है, आप समझोगे ही। शंकराचार्य जी हैं, मैं क्योंकि अद्वैतवाद फॉलो करता हूँ, आई एम एन एथीस्ट, तो मंदिर वंदिर मैं नहीं जाता हूँ। तो अद्वैत फिलॉसफी अगर आप पढ़ोगे ना, तो अद्वैतवाद क्या कहती है, यूनिफाइड, यानी यूनिवर्स और आप एक हो, अद्वैत, द्वैत नहीं हो। द्वैतवाद कहता है कि कृष्ण जी या जो भी आपके जिसकी भी आप पूजा करते हो, शिव जी, ब्रह्मा, जिसकी भी करो, वो आपसे अलग मानते हो आप भगवान को। मानते हो ना, हम आप जाके पूजा करते हो, हम भगवान के सेवक है, भगवान दूर है। यही लिखा है भगवत गीता की। अगर आप भगवत गीता की डिस्क्रिप्शंस को पढ़ोगे, तो चाहे इस्कॉन की ले लो चाहे किसी, लेकिन अद्वैतवाद इससे ऑपोजिट बात करता है। वो बोलता है हम यूनिफाइड हैं भगवान के साथ या कॉस्मिक कनेक्शन के साथ। तो जो आपका कनेक्शन यूनिवर्स से, अब नाम कुछ भी ले लो, भगवान कह लो, यूनिवर्स कनेक्शन कह लो, कुछ कह लो, तो मांडव के उपनिषद इस बात पे करता है। इसको मैं पूरी डिटेल में ब्रीफ करूंगा नेक्स्ट फिजिकल सेशन में, बट अभी के लिए मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, इलेबोरेट मैं उस पर करूँगा। आप ह्यूमंस, हम ह्यूमंस ओम के बारे में ओम ओम समझते हैं, लेकिन कभी ओम का असली बेसिक मतलब जो अद्वैतवाद वाला है, शंकराचार्य जी ने समझा, किसी ने नहीं समझा, मैंने भी नहीं समझा था जब तक ये पढ़ा नहीं था। ओम क्या कहता है, ओम के 4 ब्रेकअप्स हैं, वो मैं बताता हूँ। आप ह्यूमंस ना 3 फेजेस में टाइम व्यतीत करते हैं हम। तो 3 फेजेस क्या है, एक है वेकिंग स्टेट, जो अभी आप मेरे सामने बैठे हो, जाग रहे हो। इसमें इस मांडुक्य उपनिषद ने नाम दिया विश्व नरा, ये स्टेट को। विश्व, आपकी जो सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, इससे आप अपने जो आपकी रियलिटी है उसके टच में रहते हो, है ना। उसकी परसेप्शन आपकी ये 5 इंद्रियां देती है, टच, ये सब जो इंद्रियां हैं हमारी, देखना, सुनना, टेस्ट करना, टच करना, सांस लेना, एट्सेट्रा। ये तो होगी जागने वाली, जागृत अवस्था, जिसको बोलते हैं वेकिंग स्टेट। फिर एक स्टेट होती है जब आप सो जाते हो, ड्रीम स्टेट, जब सपने देखते हो। अब जिस वक्त आप सो रहे हो उस वक्त तो वो भी आपके लिए रियलिटी है ना, सपना तो आप देख रहे हो। जब तक नींद में हो वो असलियत है ना, जब तक नींद टूटेगी नहीं तब तक उस सपने को भी असलियत मानते हो ना आप। तो ये होती है ड्रीम स्टेट। इसको इन्होंने नाम दिया है तेजसा। ये हिरण्यगर्भ को मैनिफेस्ट करती है, या हिरण्यगर्भ को, यानी स्लीप रियलिटी को लो, अब ड्रीम रियलिटी को परसीव करती है। बट इसमें आपको सेंस ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती, या आप इमेजिन कर रहे होते। और हिरण्य गर्भा नाम इसलिए रखा है, गर्भ नाम मीन्स यहीं से सारी रियलिटीज, इंट्यूशंस प्रोड्यूस हो जाती है ड्रीम से।
पर ड्रीम टूटती ऐसे ही। मैंने अष्टावक्र गीता भी पढ़ी हुई है कई बार, आपको दिखाता हूँ। अष्टावक्र गीता में एक कहानी आती है, ये अष्टावक्र गीता है, देखो क्या होता है। ये भी अद्वैतवाद का पूरक है। जिसने अष्टावक्र गीता पढ़ ली ना, उसको भी बहुत चीजें समझ आ जाएंगी स्ट्रेस से रिलेटेड। अष्टावक्र गीता में क्या लिखा है, इसमें राजा जनक की बात है। ये राजा जनक अलग है, ये सीता जी के पिता वाले जनक नहीं। तो राजा जनक क्या बोलते हैं, एक दिन उनको सपना आया कि वो पूरे राजपाट छूट गया, उनको कोई मार रहा है, उनको कोई गिरफ्तार कर लिया युद्ध में। तो उठे, तो उनके मुंह से अगले 3 दिन तक एक ही चीज चलती रही, वो सस्ता कि ये सस्ता, वो सस्ता कि ये सस्ता। जो सोया पे देखा, जब जागे तो राजा है, सारे लोग उनके आसपास सेवा कर रहे हैं। तो उस इस एक सेंस को वो समझ नहीं पाए। तो फिर उन्होंने अष्टावक्र से पूछा। अष्टावक्र जी ने बोला, वो भी सस्ता, ये भी सस्ता। इस ओम के सिंबल को समझोगे तब आप समझोगे। तो ये ड्रीम स्टेट होगी। एक तीसरी स्टेट होती है डीप स्लीप, इसे अनकॉन्शियस स्टेट कहते हैं। इसे आरईएम स्लीप भी बोलते हो आप लोग, जिसमें सपने भी नहीं आ रहे होते, अब बिल्कुल ब्लैंक होते हो। ये थोड़ी देर के लिए होती है, 5 7 10 मिनट की भी। आरईएम स्लीप से भी ज़्यादा, इसमें ब्रेन वेव्स बिल्कुल ही स्लो डाउन हो चुकी होती। ये बिल्कुल ब्लैंक फेज है। इसको इन्होंने नाम दिया ईश्वरा। प्राज्ञा इसका रिसेपिएंट है। ये सब संस्कृत वर्ड है, आप पढ़ोगे तो समझोगे। प्राज्ञा इसको परसीव करता है, ये है ईश्वरा। इसमें आप स्टेट ऑफ ब्लिस में होते हो। इसको जितनी ज़्यादा स्टेट में रहोगे, ये ब्लिसफुल स्टेट है। अब इसके ऊपर आती है हमारी माया, इल्यूजन। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम इन 3 रियलिटीज़ को ही समझते रहते हैं, बस यही सच्चाई है। तो इसे इल्यूजन बोला गया है, माया, मिथ्या जो बोलते हो ना वर्ड बार बार होते हो, माया क्या माया क्या। लेकिन इन सबसे ऊपर एक और एब्सोल्यूट स्टेट है, इसका नाम शंकराचार्य ने बोला तुर्यम। तुर्यम मीन्स द फोर्थ वन। अगर तुर्यम की संस्कृत से इंग्लिश करते हो तो फोर्थ वन इसको बोला है। लेकिन आप देखोगे ओम के सिंबल में आपको कभी भी ये माया इसको टच करती नहीं मिलेगी। ये माया से अछूता रहता है। और हम लोगों का मेडिटेशन करने का अलग अलग, हम लोग अलग अलग लेवल ऑफ एनलाइटमेंट पे होते हैं ना, हायरार्ची है। तो मेडिटेशन करने का पर्पस यही होता है कि अपनी अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को मैक्सिमम टाइम इस एब्सोल्यूट स्टेट में रखना, तुरियम रखना। ये तुरियम इन तीनों रियलिटी से अलग है। ये माया इसको डिफरेंशिएट कर देती है। यानी कि मैं जयंत नहीं हूँ। समझोगे आप इसको, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, समझने की कोशिश करोगे। जयंत तो मर जाएगा ना, लेकिन ये एब्सोल्यूट सोल है जो निकल जाएगी और कॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जाकर जुड़ जाएगी। दैट इज वेयर वी आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। अद्वैतवाद यही कहता है। इसको आपने समझ लिया। आप मैट्रिक्स मूवी देखोगे, एक पुरानी मूवी थी मैट्रिक्स, उसमें भी इल्यूजन, उसके प्रोड्यूसर ने बोला है मेरा इंस्पिरेशन फॉर मेकिंग दिस मूवी वाज भगवत गीता। तो ये इल्यूजन की बात है। हम तीन पूरे टाइम बस इसी इल्यूजन में रहते हैं और दुखी रहते हैं। जिस दिन ये इल्यूजन हमारे को इन तीनों रियलिटी से ऊपर समझने लगी, जब आपकी अवेयरनेस चाहे 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन के टाइम इस तुरियम पे फोकस करेगी। अब अष्टावक्र जी बोलते हैं क्या है ये तुरियम, अहम ब्रह्मास्मि। क्या है ये ब्रह्म, निर्लिप्त। यानी कि ये आपके दिनचर्या से, दिन भर जो आप सोच रहे हो, विनय को सोच रहा है, जयंत को सोच रहा है, उससे निर्लिप्त है, निर्गुण है, इसके कोई गुण नहीं है। ये टच नहीं करती माया को, ये निर्गुण रहती है। क्योंकि विनय जयंत ने जो कुछ किया या हम सब ने जो कुछ किया, वो तो यहीं रह के मर मुरा गए हम तो। ये तुरियम तो निकल जाएगी ना। तो निर्लिप्त, निर्गुण, समदृष्टा। सम मीन्स इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, ये सेम फीलिंग्स में रहता है, चाहे हमें फेलियर मिले चाहे सक्सेस मिले। दृष्टा मीन्स विटनेस, ये सब को विटनेस करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप मूवी देखने जाते हो, मूवी जब आप देखते हो तो पीछे एक वाइट स्क्रीन है जिसपे प्रोजेक्टर सब कुछ डाल रहा है ना। तो प्रोजेक्टर में जैसे जैसे इमोशंस आ रहे हैं, आप उस इमोशंस को रियलिटी मान के बैठ गए हो। जो हीरो कर रहा है, गोली चला रहा है, जो भी कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, आज एक पिक्चर आई, कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी, ये चेंज होती रहेगी। बट क्या उस स्क्रीन पे कोई इफेक्ट होता है उसका? स्क्रीन तो स्क्रीन है, अब जो मर्जी इसके सामने आते जाए आते जाए। स्क्रीन को इन्होंने उस तुरियम से कोरिलेट किया, आप समझ लो। स्वामी सर्वप्रियानंद की इस पे बहुत अच्छी मंडुक्के पे 6 वीडियो सीरीज की एक सीरीज है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो इजीली समझने के लिए। तो इसको, ओम को अब आप इस नज़र से देखो, द फिजिकल रियलिटी, द ड्रीम रियलिटी एंड द अनकॉन्शियस स्लीप। उसके ऊपर माया और उसके ऊपर तुरियम। आपका फोकस इस बिंदु पे होना चाहिए, तुरियम पे।
क्लोज योर आइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए मेडिटेशन से इमेजिन दिस कि आपका सारा अवेयरनेस तुरियम पे आ गया। सो नो मैटर हमारा पास्ट कितना भी बुरा रहा हो, बहुत कुछ हमारे साथ हुआ होगा, लेकिन हम आज से ही शुरू कर सकते हैं टू मेक द चेंजेस इन द फ्यूचर। प्रेजेंट में जीना शुरू करेंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। यस, आई विल ब्रिंग आई विल ब्रिंग ऑल द बुक्स एंड आई हैव दिस। मैंने ये इसका भी प्रिंट आउट लिया। मैं थोड़ा ओल्ड फैशन रीडर हूँ, मेरे से मैं ओल्ड फैशन रीडर हूँ। मैं ये प्रिंट आउट लेके आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जब भी फिजिकल करें। डॉक्टर गरिमा विल कोऑर्डिनेट दैट सेशन। वो हम योगा और मेडिटेशन पे ही रखने वाले हैं, ठीक है। अब उसका कंसेंसस लेंगे अभी ग्रुप से कि कब रखना है, कहाँ पॉसिबिलिटी है, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मोस्ट वेलकम। यस। मैं देखिए, वीडियोस तो आपके पास हमेशा रहने वाले हैं, और आप कहोगे तो मैं ये पीपीटीज भी दे दूंगा जब 3 मंथ्स का प्रोग्राम हो जाएगा उसके बाद। वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपके लिए वीडियोस ज़्यादा अच्छे रहेंगे पीपीटीज को समझ पाना, क्योंकि उस पर कमेंट्री नहीं होगी तो आप वैसे ही नहीं समझ पाओगे। एंड रादर देन दैट, आप जो ये बुक्स वगैरह आप लेना चाहो मेरे से, मैं इसकी पीडीएफ आपको, मांडुक्य की अगर किसी को पढ़ना है तो मेरे पास पीडीएफ है, मैं अभी फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। और वो तो आप सॉफ्ट कॉपी तो आप सब देख सकते हो, बट वही मैं इसीलिए वेदों को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी ये जर्नी है, धीरे धीरे सीखोगे। मैंने भी शुरू की थी, कभी सबके अलग अलग लेवल होते हैं, बट मैं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि इसके बिना स्ट्रेस को समझना मेरे को लगता है यही सबसे अच्छा तरीका है। मैंने ये सेक्ट्स में देखा नहीं, ये सब होते मंदिरों में या उसमें लोग कर नहीं पाते, या होता नहीं है प्रैक्टिकली। आई डोंट थिंक सो कि जब तक इसके पीछे नहीं समझेंगे फॉलो अप कर नहीं पाते हम लोग। बिल्कुल। देर आर मेनी थिंग्स जो फर्स्ट टाइम आप देख सुन रहे हो। मुझे नहीं लगता शायद आपने ओम के बारे में सुना हो, मैंने तो नहीं सुना था 40 साल की उम्र तक भी। तो हम ब्रेकअप समझ ही नहीं पा रहे साइंस क्या है पीछे की चीज़ों की। तो इसको उस तरह से समझेंगे, साइंटिफिकली पढ़ेंगे, तब कुछ पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। कुंभक के बारे में जैसे भगवत गीता में लिखा था, मैंने एक लेटर पढ़ा, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते होंगे, पढ़ा होगा और निकल गए आगे, उस पर डीप रिसर्च नहीं की। मैंने कुंभक के बारे में पढ़ा पहले, फिर कुंभक क्या है वो समझा, फिर प्रैक्टिकल समझा कि क्यों ये कैसे कर रहा है काम। जब तक हम वहाँ डीप डिग नहीं करेंगे ना, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो वो डिटेल्स के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है काम। ये सारा प्रोग्राम है ही इतना ज़्यादा होलिस्टिकली डिज़ाइन ना, कि आप इसमें से
पूरा तो छोड़ो, 50% भी इम्प्लीमेंट कर दोगे ना आफ्टर 3 मंथ्स, तो यू विल सी ग्रेट ग्रेट रिजल्ट्स। जैसे मैंने बोला ना, 18 मिनट 100 दिन, बस ये मैं यहाँ लिख के रखा है मैंने अपने, क्योंकि जब जब कई बार होते हैं ना, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं हम लोग, होते हैं कई हफ्ते, अब पिछले हफ्ते में नहीं पढ़ पाया ज़्यादा, तब ये पढ़ के समझ आता है कि 18 मिनट 100 दिन, दैट इज़ इट। टेड टॉक पे ये पूरी रिसर्च है, किस यूनिवर्सिटी की मेरे को याद नहीं आ रहा, बट 18 मिनट बस 100 दिन को कंसिस्टेंटली करते रहो, 95% ऑफ पीपल से बेटर हो जाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो दैट इज़ द कोट। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसको प्रैक्टिस कीजिए।